NFL नेशनल NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये NFL पानीपत में है। बहुत लोगों को काम मिला हुआ है। यहाँ एक कैप्टिव संयंत्र है बिजली, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे सामान है। जैसे एक यहाँ पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की रिफाइनरी। हरियाणा में पेट्रोल नाम की कोई चीज़ निकलती नहीं है, उपजाऊ मिट्टी है, खेती करते हैं, लेकिन गुजरात से पाइपलाइन बिछा के, गुजरात की एक छोटी जगह से पाइपलाइन लेके और पानीपत तक आ गई, और उसके थ्रू यहाँ पर कच्चा तेल या क्रूड ऑयल, रॉक ऑयल, पेट्रोलियम आता है। ट्रेन्स भी आती हैं, लेकिन ट्रेन अब कम हो गई। अगर तुम रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तुमने नोटिस किया होगा, पता नहीं, पहले बहुत ट्रेन आती थी बेटा। पहले सारा सिस्टम ट्रेन के थ्रू, कि ट्रेन वहाँ से भर के चलती, और भर के चलने में फिर ट्रैवलिंग का खर्चा आता। अब उस काम को पाइपलाइन के साथ जोड़ दिया। अब अंडरग्राउंड सोनीपत से भी निकलती है वो पाइपलाइन, गुजरात से अलग अलग शहरों को मिलाती हुई सोनीपत से निकलती और सीधी फिर पानीपत की रिफाइनरी तक जाती है। पाइपलाइन बिछाने में एक बार खर्चा आता है, लेकिन एक बार बिछ गई, अंडरग्राउंड है, जल्दी खराब नहीं होगी। तो फिर सोचो, उसके ना तो पेट्रोल का खर्चा, न डीजल का, किसी भी चीज़ का, ना बिजली का। अब ट्रेन चलती है तो क्या ट्रेन बिजली खाती होगी? और बिजली महंगी है, तो उसमें ना खर्चा ऐड हो जाता है। हमने पानीपत की पहचान जो बना रखी है वो हमारी रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जैसे एक HP है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसे एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, IOC की 7वीं बड़ी रिफाइनरी है ये। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। यानी सरकारी संस्थान ने, जिसका काम था पेट्रोल का काम करना, उसने हरियाणा के पानीपत के बाहोली गांव में एक रिफाइनरी लगाने का प्लान बनाया, और 1998 में वो हिस्सा पानीपत में, पानीपत के गांव के पास की ज़मीन एक्वायर करके, सरकारी काम में तो ज़मीन लेना बड़ा आसान होता है, वहाँ बना दी। आज रिफाइनरी प्रॉपर एक शहर की तरह डेवलप हो गई है, और वहाँ अंदर ही सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो पानीपत की पहचान, एक तो फर्टिलाइजर्स का कामकाज है बड़ा, और एक रिफाइनरी का। अगर हम लोकल बात करें, क्योंकि तो बड़े लेवल के काम है, यहाँ दरियाँ, गलीचे, कारपेट और बेडशीट्स का बहुत बड़ा कामकाज है। पानीपत बुनकरों की नगरी कहलाता है। अब तो धीरे धीरे अगली पीढ़ी ने ये काम कम कर दिया। एक समय था जब हर घर में बुनकर थे। पुराने टाइम में बुनकर, जो दरियाँ, बड़े बड़े ना लकड़ी के, उसको क्या बोलते हैं, खड्डे बोलते हैं शायद, कुछ बोलते हैं, जिसमें वो कपड़ा बनता रहता है। तो बहुत बड़ा बुनकरों का कामकाज था पानीपत में, इसलिए इसको वीवर्स सिटी भी कहते हैं। वीविंग होता है बुनना। जैसे एक पक्षी नहीं देखा, वीवर बर्ड, वो देखो अपनी चोंच से कितना सुंदर बुन के वो घोंसला तैयार करता है। तो ये वीवर्स सिटी थी। एक तो बाहोली इंपॉर्टेंट है, NFL इंपॉर्टेंट है, एक इसका बुनकर। इसके अचार बहुत फेमस है, पचरंगा अचार। पूरे किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ हरियाणा की बेल्ट में, तो वो तुम्हें पराठे के साथ, खासकर ये मुरथल की पूरी बेल्ट, पराठे के साथ जो अचार देते हैं डब्बे में, वो पचरंगा अचार है बेटा। उसमें देखना हर सीजन में तुम्हें गाजर भी मिलेगी, मूली भी मिलेगी, देखा उसमें कई तरह का। इसे कहते हैं पचरंगा अचार। और ये सब तुम नहीं खाते, ये पूरे वर्ल्ड में जाता है, अलग अलग कंट्रीज में। तो पचरंगा अचार किसकी पहचान है? पानीपत के नीचे पड़ता है सोनीपत। सोनीपत की पहचान बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं, अब सुनो शांति से, 1950 से 52 के बीच में सोनीपत में काम किया गया था बड़े लेवल पर एटलस साइकिल का। एटलस साइकिल इंडिया की टॉप मोस्ट साइकिल थी। अब तो दुनिया भर की कंपनीज आ गई, लेकिन एक ज़माना था जब शादी में दहेज जाता तो घड़ी जाती थी HMT की, और साइकिल जाती थी एटलस की। साइकिल मिलना ही बड़ी बात थी, और वो भी एटलस की साइकिल। तो जैसे आज किसी को ऑडी मिल जाए शादी में दहेज में, ऐसे मानते थे, उसकी इतनी इज्जत मानी जाती थी। ये कंपनी हमारे हरियाणा के सोनीपत में खोली गई, और आज भी एक रोड का नाम एटलस रोड है। उस कंपनी का यहाँ कुछ नहीं है। अब आप जाएंगे तो पूरी खाली है, सब तोड़ फोड़ दिया। प्रोडक्शन के नाम पे कुछ नहीं, यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, यहाँ से उठा के ले गए। लेकिन सोचो, इसने पहचान ऐसी बना दी कि आज भी हरियाणा के सोनीपत को एटलस कंपनी के नाम से जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में 3 टॉप मोस्ट कंपनी थी साइकिल की पूरे वर्ल्ड में, जिसमें जर्मनी जैसे तेज दिमाग भी थे, जिनका कि काम ही ऑटोमोबाइल्स का था। वहाँ भी माना जाता है कि हमारा नंबर टॉप 3 में हमेशा रहता था। और विदेशी हमसे पूछते थे कि इतनी बढ़िया साइकिल तुम कैसे बनाते हो। तो एटलस ने इस बात को बताने के लिए पैसे लिए थे, तकनीक बेची थी हमने उस जमाने में। आज तकनीक बेचना नॉर्मल बात है, लेकिन उस जमाने में तकनीक बेच के हमने पैसा कमाया था। कौन सी कंपनी ने?
तो हरियाणा की पहचान थी, पूरे भारत की पहचान थी एटलस, जिसके कंपनी का कारखाना कहाँ लगा हुआ था? सोनीपत में। एटलस जिसने लगवाई थी ना बेटा, वही आदमी यहाँ पे एक स्कूल भी चलाता है और अभी भी उनका स्कूल चल रहा है। जानकी दास कपूर, ये उस जमाने के अमीर थे सोनीपत के। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इन लोगों ने, और जिन लोगों का मॉडर्न स्कूल है ना सोनीपत बाराखंबा रोड, जहाँ एडमिशन नहीं मिलता, ये दो चेहरे थे। मुझे नहीं पता सच है झूठा, तुम गूगल कर लेना, कि भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने में इन लोगों का ही हाथ था। अब सच झूठ का तो क्या ही पता, लेकिन कहते हैं ये जमीनें बाद में दी गई थी। एक तरह से होता है ना कि तुमने सरकार की मदद की तो तुम्हारे ऊपर सरकार मेहरबान। नेगेटिव तरीके से अंग्रेजों ने जमीनें दी थी। इनमें कई बड़े बड़े लोग थे जिनको यूपी की बेल्ट में जमीन दी गई थी। आज वहां बड़ी बड़ी शुगर मिल लगी हुई हैं और उनकी कितनी पुश्तें बीत गई, क्योंकि भगत सिंह तो 1907 में जन्मे थे, 2007 को बीते भी कितने साल, 16-17 साल हो गए। उन लोगों की आज भी मिलें, कहते हैं ना मिल सीटी मार रही है, तो ये कहावतें हैं, उनकी पुश्तें बैठ के खा रही हैं। तो उन्होंने जो काम किया वो था तो नेगेटिव, लेकिन उसको देखो कितना ज्यादा फायदा अंग्रेजों ने पहुंचाया। इनके बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, इन लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, और इनकी अगली कितनी पुश्तें, कहते हैं 7 पुश्तें, तो इनकी 6ठी-7वीं पुश्ती तो आ गई होंगी, क्या पता उससे भी ज्यादा। अब तक उस पैसे को ये भुना रहे हैं। ये नेगेटिव चीज है, लेकिन ये रियलिटी है। इसको तुम गूगल करोगे ना तो इनकी कहानियां पूरी तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी। तो सोनीपत की पहचान, आज एटलस बंद है कोई नहीं, लेकिन आज सोनीपत ने अपनी पहचान बना ली एजुकेशन में। आज सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, देश के नामी गिरामी अमीर ताकतवर खानदान जिन्होंने एजुकेशन में पैसा लगाया, उन्होंने हरियाणा के सोनीपत को चुना। और दो सबसे पावरफुल जिसको कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज जहां दुनिया भर का पैसा छपता है, नहीं एसआरएम तो बेटा बहुत पीछे है, पहली ओपी जिंदल और दूसरी अशोका, है तो बहुत सारी एसआरएम, बहुत सारी, एक एक का नाम क्या लें, लेकिन ये दोनों अलग इसलिए हैं क्योंकि ये बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं। और अगर ओपी जिंदल की बात करें तो वहाँ 95% बच्चा विदेशी है, इंडिया का बच्चा भी 5% है, और हरियाणा का बच्चा तो 0.00 समथिंग है। नॉर्मल बच्चा वहाँ अफोर्ड कर ही नहीं सकता ना, उनके कोर्सेज की कीमत ही करोड़ों में है। 5 साल वहाँ पढ़ेगा ना बच्चा तो कई करोड़ रुपए उसकी फीस के, रहने खाने के देने हैं, इसलिए नॉर्मल बच्चों के लिए है नहीं। पर प्राउड की बात क्या है कि वहाँ जितने लोगों को रोजगार मिला, अब ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी खुली तो यहाँ रोजगार के लिए क्या कोई बंगलुरु से आया कि मैं झाड़ू मार दूंगा? यहाँ नहीं ना, यहाँ सफाई वाले सारे हरियाणा के, यहाँ सिक्योरिटी वाले सारे हरियाणा के, क्लर्क लगभग सारे हरियाणा के होंगे, चलो टीचर्स बाहर के होंगे, लेकिन बाकी जो छोटा कामकाज है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कम से कम 1000, 1500, 2000 का स्टाफ होगा जो पढ़ाने वालों से अलग होगा, तो रोजगार तो मिला ना हमें। ऐसा ही अशोका में, तो हरियाणा की आज सोनीपत की पहचान एजुकेशन हब के रूप में आ गई। IIIT का कैंपस, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, इसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई वाली है ना, MNS जो पहले स्पोर्ट्स स्कूल था, राई यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीजें एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं, किसके नाम के साथ? और दिल्ली इतना कंजस्टेड है, इतना घिरा हुआ है कि दिल्ली के लगभग कॉलेजेस अब देख रहे हैं कि अगर आगे बढ़ना है ना तो फिर हमें यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलेगी। अब हम लोग सोनीपत की तरफ, सोनीपत आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा क्योंकि यहाँ पर मारुति अपना बड़ा प्लांट ले आया, हाईवे सारे कनेक्टेड हैं। सोनीपत एक ऐसा शहर है NH44, और अब सोचो यहाँ से इस तरफ झज्जर, दिल्ली सब जुड़ जाएगा। मैंने कल बताया था द्वारका से झज्जर भी मेट्रो की बात चल रही है, तो इसीलिए ना इसको लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी सोनीपत की। जमीनों के दाम यहाँ दिल्ली की तरह आसमान पे जाएंगे, तो हमें तो फायदा ही है, जो यहाँ रहते हैं यहाँ के गाँव वालों को भी फायदा है। आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। इसके बाद इधर आ जाओ, जींद के नीचे क्या है ये? रोहतक, हार्ट ऑफ हरियाणा। एक टाइम था, अभी भी यूनिवर्सिटीज रोहतक की भी बहुत फेमस हैं, लेकिन रोहतक और दिल्ली में थोड़ा सा अंतर ये है कि दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर ने, इसमें सोनीपत में प्राइवेट सेक्टर ने ज्यादा पैसा लगा दिया। रोहतक में बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है IIM,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां से अगर किसी का एडमिशन हो जाता है तो ये माना जाता है कि इस बच्चे की लाइफ सेट हो गई। करोड़ों तक का पैकेज अगर इसमें काबिलियत है तो ये उठा सकता है, लाखों तक तो पैकेज मिलेंगे ही मिलेंगे, बशर्ते वो मेहनत करे। IIM का पेपर बहुत टफ होता है, एंट्रेंस एग्जाम ही बहुत टफ होता है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ भी मैक्सिमम बच्चा आप देखोगे बाहर का रह के पढ़ रहा है। तो IIM पहचान है रोहतक की। इसके अलावा हरियाणा की बड़ी यूनिवर्सिटी, जैसे तुम कहते हो MDU, रोहतक में ही तो है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। MDU बहुत सारे कोर्सेज कराता है और हरियाणा के बहुत सारे कॉलेजेस इसी से एफिलिएटेड हैं, इसी के अंडर चलते हैं। तो रोहतक हार्ट ऑफ हरियाणा। इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ तक देखो हमने सारे समझ लिए। पहला क्या पढ़ा? कितनों से सीमा टच है? राजधानी से भी टच है, हमसे भी बस एक से। किससे? अंबाला। अंबालिका के नाम पर क्या है? कौन सी वो घड़ियों की फैक्ट्री थी? ट्रैक्टर का निर्माण भी करती थी। और कलपुर्जे भी, उसका हेडक्वार्टर था बंगलुरु में। इसके बाद ये कौन सा नगर है? कौन सी इंडस्ट्रीज ज्यादा फ्लोरिश कर रही हैं? पेपर की, शराब डिस्टिलरी की, कलपुर्जों की। क्या यहाँ पर यमुना नदी की एंट्री है? कितने % पानी इस्तेमाल करते हो? 3 राज्यों को टच करता है ये, उत्तराखंड, हिमाचल और यूपी को। इसके बाद कुरुक्षेत्र। क्या कुरुक्षेत्र हमारी पुराने टाइम पर युद्ध स्थली रही है? कौन से 5 गांव मांग लिए थे? पानीपत, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, तिलपत, बागपत। लाइन से याद कर लिए ताकि हमसे गलती ना हो। कैथल में किस चीज की किस्में ज्यादा? करनाल पहले पिछले CM की क्या थी? CM सिटी। करनाल की कौन सी एक लड़की ने हमारा नाम? कल्पना चावला। लेकिन उसके नाम का प्लेनेटोरियम है कुरुक्षेत्र। ये अगर सर है तो ये 2 पैर है। बताओ क्या सर जींद को टच करता है? जींद को टच करते हैं दोनों पैर। दोनों पत हार्ट ऑफ हरियाणा और 2 बड़े। कौन से बड़े? फतेहाबाद और हिसार। तो फतेहाबाद, हिसार, हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक, सोनीपत, पानीपत, 2 पैर करनाल और कैथल। ठीक है। इन तीनों में के में किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा है? हाँ, किस चीज का? चावल का, धान का। और इसमें किस चीज की? हाँ, वैरायटीज ज्यादा हैं। इसके बाद आता है पानीपत। किस चीज के लिए फेमस है? एक तो NFL है, फर्टिलाइजर्स, और हाँ किसकी? IOC की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। 7वीं बड़ी, हम अपने आप को बड़ी कहते हैं लेकिन 7वीं बड़ी है, हमसे बड़ी बड़ी 6 और है। और पानीपत में रिफाइनरी कैसे लाती है पेट्रोलियम, ये कच्चा तेल? पाइपलाइन। कहाँ से आती है? गुजरात से। अभी पहुंची है, ज्यादा पुरानी नहीं है, कुछ साल पहले। उससे पहले कैसे आता था? ट्रेन के थ्रू। पानीपत के बाद अगला क्या है? कौन सी साइकिल ने? एटलस साइकिल। बहुत स्टार्टिंग की बात है, 50 से 52 के बीच में काम हुआ था। आज एजुकेशन में बड़ा नाम है। कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज का नाम बताना। OP जिंदल, अशोका, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, SRM है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, वुड जिसको लिखते हैं। ये सारी किसकी पहचान है? सोनीपत की। रोहतक की हार्ट ऑफ हरियाणा। एजुकेशन में इसका भी नाम है। किसका नाम लोगे? IIM और MDU का। स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटी चलती है ना बेटा, जिसका पैसा स्टेट देती है, वो सारी की सारी यही हैं। और उन सबको एक नाम से बुलाते हैं, सुपवा। सुप मतलब एक मेजर, बाकी उसमें ऐड कर देंगे। सुपवा का मतलब है वो विजुअल और इस तरह के आर्ट्स को बढ़ावा देती है, फाइन आर्ट्स के लिए भी। इसका ना विदेशों से कोई संबंध नहीं, ना सेंट्रल लेवल से, सिर्फ आपके अपने राज्य से मतलब है। तो जब कहीं विदेशी लेवल की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी तो सोनीपत, लेकिन आपके स्टेट लेवल पे काम करने वाली यूनिवर्सिटी तो रोहतक। रोहतक में ही सारी वो सब कॉलेजेस चल रहे हैं, वो सब सेंटर्स चल रहे हैं, जिसका पैसा हरियाणा स्टेट देती है। और हरियाणा के बच्चों के लिए बेस्ट है। जैसे अगर कहें सस्ते में पढ़ाई तो करनी है लेकिन इतने पैसे नहीं है, तो फिर रोहतक एक अच्छा ऑप्शन है। इसके कॉलेजेस बढ़िया, यूनिवर्सिटी से सब एफिलिएटेड हैं, बढ़िया पढ़ाई कराते हैं। अब इधर आ जाते हैं। ये देखो, ये बेल्ट सबसे बड़ी है चारों की। इनके पास सबसे बड़ा एरिया है, और जिसके पास एरिया होता है ना, जमीन होती है, वो खेती कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है। जिसके पास जमीन ना हो वो क्या करेगा? तो इसमें सबसे पहले इसको देखो, सिरसा। हरियाणा का सबसे बड़ा एरिया 4277 वर्ग किलोमीटर। हमारा टोटल एरिया 44,200। 44 में से इसके पास कितना है? 4277, यानी 4000 प्लस ये लेके बैठा है। हमारा 44 है, तो इससे बड़ा कोई नहीं है। सिरसा की खास बात, इतना बड़ा है पर हमें सिर्फ एक जिले से टच करता है, फतेहाबाद। सेम ऐसे ही पंचकुला छुटकू है, वो एक को टच करता है, अंबाला। उसका लॉजिक समझ में आता है, एरिया छोटा, इसका तो एरिया भी बड़ा है, लेकिन ये
भर टच करता है पंजाब को और राजस्थान। जैसे यमुनानगर ने टच किया था ना यूपी को, हिमाचल को, उत्तराखंड, ऐसे ये दोनों को टच करता है, ऊपर पंजाब और यहाँ राजस्थान। सिरसा में बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो ऑब्वियसली बात है खेती अच्छी करते होंगे। गेहूं में नंबर 1 है ये लोग, धान में नहीं है क्योंकि धान में पानी चाहिए। इसका संबंध नहीं है यमुना से। अगर ध्यान से देखें तो यमुना तो यहाँ से निकल गई और ये काफ़ी दूर है। हम नहर ले गए हैं यहाँ तक, सिरसा नहर की शाखा है यहाँ से, लेकिन बेटा वहाँ तक पानी उतना बहुलता में नहीं जा पाता क्योंकि उस बीच में सारा हरियाणा भी तो पानी को कंज्यूम करता होगा। अब जो धान लगा रहे हैं क्या वो पानी को इस्तेमाल नहीं करते? जो कुछ भी खेती कर रहे हैं तो पानी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर घग्गर नदी को जब लास्ट फेज में आती है ना तो हम घग्गर का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि भाई अब तो ये जाने ही वाली है, बरसाती वैसे है आगे राजस्थान में, तो हमने यहाँ पर एक बैराज बना रखा है। छोटे बांध को बैराज कहते हैं, उसे कहते हैं ओट्टू बांध, ओट्टू बैराज। बांध की हाइट ऊंची होती है, बैराज की छोटी होती है। यहीं पर हमने एक झील बना रखी है और वो पर्यटन स्थल के रूप में इस्तेमाल होती है जिसका नाम है वीयराज। तो ओट्टू बैराज कहें, वीयराज बांध कहें, झील कहें, किसकी पहचान है? सबसे ज्यादा गाय, सबसे ज्यादा फल सब्जियां, सबसे ज्यादा गेहूं और एरिया में नंबर 1। 4-5 चीज़ें नंबर 1 है इसकी। गायों की संख्या, भैंस नहीं है, भैंस जींद में ज़्यादा, गाय सबसे ज़्यादा, गेहूं सबसे ज़्यादा, फल सब्जी सबसे ज़्यादा और एरिया में नंबर 1। कौन सा इलाका है? सिरसा। सिरसा से इधर आ जाओ, फतेहाबाद। फतेहाबाद तुम देख पा रहे हो यहाँ से जींद को भी टच करता है, हिसार को भी, सिरसा को भी और पंजाब को। फतेहाबाद का लिटरेसी रेट अगर कहें तो मेवात के बाद कम में गिना जाता है, लेकिन धीरे धीरे फतेहाबाद भी ग्रोथ कर रहा है। अब पढ़ाई से लोग बहुत सारे संबंधित होने लग गए और धीरे धीरे उसका आंकड़ा, क्योंकि 11 साल पहले 12 साल पहले अलग बात थी, तब से अब तक लिटरेसी का रेट बढ़ गया। तो फतेहाबाद। इसके बाद ये बड़ा सा क्या है? एजुकेशन की जब भी बात होगी हिसार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। लाला लाजपत राय का नाम तुम सब जानते हो, है ना? उन्होंने हिसार को अपनी कर्म भूमि बनाया। कितने प्राउड की बात है, देश के सबसे टॉप मोस्ट लीडर में लाला जी का नाम आता है और हम प्राउड से कहते हैं कि लाला जी ने हरियाणा को अपनी कर्म भूमि, यानी मैं यहाँ काम करूँगा, इस हिसार को चुना। हिसार में कितने सारे लोग, बैठकें, जब तब देखो कभी गांधी जी के भाषणों के ऊपर यहाँ काम हो रहा है, कभी नेहरू, कभी सुभाष चंद्र बोस, बड़े बड़े सब लीडर्स इस बेल्ट में घूम के गए, तो वो ज़रूर कहाँ आए? हिसार बहुत पैसा कमा के देता था, हांसी हिसार। अब नहीं, पहले की बात कर रही हूँ, अभी भी अच्छी कमाई है हिसार में। हिसार एक टाइम पर, हांसी और हिसार जो बड़े बड़े इक्ते में गिने जाते थे और यहाँ से मोटा राजकोष का खजाना भर के यहाँ से दिल्ली जाता था। तो जब सल्तनत काल था ना तब हिसार की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। हिसार आज पढ़ाई लिखाई के लिए भी, GJU का नाम सुना होगा, क्या नाम है? गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। तो वो सारे बड़े बड़े, बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटी आगे पढ़ेंगे, HAU, CCS, HAU और इसके बाद लुवास, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये हिसार। तो पढ़ाई लिखाई का जब भी नाम आएगा तो हिसार का नाम आएगा, रोहतक का नाम आएगा और सोनीपत का। अब जैसे फिलहाल में उभरता हुआ कौन है? हाँ, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा पैसा कहाँ लगा रहा है? सोनीपत में। एक पुराने टाइम में हमारा स्टेट का बड़ा कामकाज रोहतक में था, IIMB एंड नेशनल लेवल का, लेकिन मेन स्टेट। और कहीं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने कहाँ पर काम कर रखा है? हिसार। तो स्टूडेंट्स बड़ी मात्रा में हिसार में भी पाए जाते हैं। हरियाणा के बहुत सारे बच्चे यहाँ और यहाँ पढ़ने का टारगेट करके लेके जाते हैं। यहाँ भी पढ़ाई है लेकिन यहाँ की पढ़ाई थोड़ी सी महंगी हो गई क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है ना, इसीलिए। इसके बाद आ जाओ अगला, ये क्या है? अभी कुछ साल पहले तक भिवानी नंबर 1 था एरिया में। इसका 5000 से ऊपर का एरिया, उसका 4277 था ना, तब ये 5000 प्लस था। लेकिन था को कौन पूछेगा? इसमें से कौन काट दिया? चरखी दादरी। 2016 में खट्टर ने, हमारे CM ने सिर्फ एक जिला बनाया था, चरखी दादरी। दादुर मतलब मेंढक, मेंढक की अधिकता। आज अगर भिवानी को देखें तो देखो छोटा दिख रहा है हमें, हिसार से भी छोटा और सिरसा से भी छोटा। तो अब भिवानी का टोटल एरिया ज़्यादा नहीं है, लेकिन भिवानी बेटा पुराने अमीरों का शहर था और यहाँ के अमीर जो थे ना, एक तो होता है अमीर होना, एक होता है अमीर दानी होना। यहाँ के लोगों ने बहुत दान किया। जो दान देते हैं ना उनको बोलते हैं धर्मार्थ, यानी धर्म के लिए अर्थ, अर्थ होता है पैसा।
तो धर्मार्थ, जिसने धर्म के लिए पैसा खर्च किया। तुम हरिद्वार कभी गए हो तो वहाँ बड़े बड़े देखा ट्रस्ट वालों ने कितने सारे धर्मशाला बना रखी हैं। वो रुकने के क्या लेते हैं, 500 रुपये, 700 रुपये, 400 रुपये, 200, 100 रुपये में भी कमरे। और बड़े बड़े हॉल में तो कहते हैं मन करे दे जाना वरना छोड़ देना। क्या उनकी मेंटेनेंस नहीं होती? उनके चद्दर भी धुलती होंगी, पंखे भी लगे हुए, बिजली का बिल भी आता होगा, फिर कैसे चलते हैं वो? बहुत सारे लोग वहाँ चंदा हर साल, हर महीने, कुछ लोग तो हर 15 दिन में दान देते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं धर्मार्थ, जो धर्म के लिए पैसे को खर्च करें। तो हम प्राउड से कहते हैं हरियाणा के भिवानी में एक से एक बड़े दाता हुए हैं। और ये भिवानी मंदिरों का शहर है हमारा। हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर जो एक अगर जिले की बात करें तो कहाँ पाए गए? मंदिर बेटा किसी के दान से ही बन सकते हैं। मंदिर कौन बनाएगा? तो इमेजिन करो मंदिर कैसे बनेगा? जब जनता दान देगी तभी मंदिर बनेगा ना। तो धर्मार्थ न्यासों का नगर कहलाता है ये। बहुत सारे मंदिर कहाँ पर हैं? हाँ, भिवानी। पुराने टाइम के अमीर जो लालाजी टाइप के लोग थे ना, वो यहाँ दान दिया करते थे और इसीलिए मंदिरों के लगातार निर्माण होता गया। मंदिर बना के छोड़ने से भी काम नहीं चलता, मंदिर भी मेंटेनेंस मांगता है। मंदिर में पंडित जी आएंगे, वो कोई सैलरी तो लेंगे ना, अगले का घर है, बीवी बच्चे हैं, अगले को भी कुछ खर्चा चाहिए। तो सोचो वो, फिर मंदिर की साफ सफाई, मंदिर में रोज नई नई मालाएं भगवान के ऊपर चढ़ती हैं, मंदिर में पंखे लगे होते हैं, लाइट लगी होती हैं। कोई भी चीज़ बेटा मुफ्त की नहीं होती और सिर्फ बना देने से भी नहीं चलती, उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो धर्मार्थ लोगों का नगर कौन सा है? मंदिरों की अधिकता भी कहाँ है? भिवानी। इसीलिए इसको हम भारत की काशी, छोटी काशी, भारत की। हरियाणा की पढ़ेंगे वो अलग जगह पढ़ेंगे। अभी इसको देखो, यहाँ मंदिर सर्वाधिक हैं, तो ये भारत की छोटी काशी। काशी तुम जानते हो, काशी हमारा यूपी, ये भारत की छोटी काशी। इसमें से कट के क्या अलग हुआ है? हाँ, एक टाइम था बेटा जब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ी फैक्ट्री लगी थी। एक आदमी था रामकृष्ण डालमिया, इनके नाम भी अमीरों जैसे ही होते हैं ना, ऐसा नाम भी लग रहा है अमीर का होगा। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सारी दुनिया लड़ रही थी। इस आदमी ने सोचा पैसा सही जगह लगाता हूँ, और उसने यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया। लेकिन उस टाइम हम उतने पढ़े लिखे थे नहीं, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो हम लोग गुलाम थे ना। तो इसने क्या किया, पैसे वाला था, जर्मनी से इंजीनियर बुलाए इसने कि मुझे ऐसा ऐसा मेरा प्रोजेक्ट है, आपका सारा खर्चा मैं दूंगा, आप आओ, जगह देखो, डिसाइड करो क्या करना ठीक है क्या गलत। वहाँ जर्मनी से 1939 में इंजीनियर्स बुलाए गए। फिर उन्होंने यहाँ घूम के देखा कि भाई यहाँ इंडस्ट्री ठीक जमेगी। तब रामकृष्ण डालमिया नाम के जो सेठ थे, इन्होंने पैसा लगाया और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। उस टाइम ये भिवानी था। अब सोचो इंडस्ट्री है तो लोगों को काम मिलेगा, लोग खुश होते ना, कहीं काम धंधा, भाई एक रोजगार का अवसर आया। इस इंडस्ट्री में हजारों लोगों को नौकरियां मिल गई, क्योंकि सीमेंट में तो बहुत लोगों को कारखाने में काम मिल जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। आने वाली पीढ़ियों में रामकृष्ण डालमिया की जो अगली पीढ़ी थी उनका, और जो यहाँ वो फैक्ट्री के मजदूर थे ना, मजदूर भी ज्यादा हो गए। तो फिर उन्होंने अपनी यूनियन बना ली। यूनियन में एक प्रधान होता है जो सीधे मालिक से बात कर सकता है। पता नहीं किस बात पर, अमूमन ऐसा होता है तनख्वाह बढ़ाने को लेकर ही संघर्ष होता है। तो मालिक और यूनियन का हेड, उनकी बैठक हुई और कुछ बात इतनी बिगड़ गई कि मालिक जो था उसने कहा मुझे ये फैक्ट्री नहीं चलानी। बेटा वो अमीर खानदान का था, उसके लिए एक फैक्ट्री बंद करना। अब अंबानी अपना ट्रेंड्स बंद कर दें तो क्या गरीबी आ जाएगी? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये मानते हैं कि हमने 20 बिजनेस चलाए, हमारे 15 चल गए, मोर देन एनफ, 5 तो फ्लॉप होंगे ही होंगे। हर आदमी का हर काम नहीं चलता, बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता कि हर काम में पैसा लगाओ हर काम चलेगा, लेकिन 20 में से 15 चले, बढ़िया है। डालमिया कोई ऐसा तो है नहीं कि सारी जमा पूंजी उसने यहीं लगाई होगी। डालमिया के बिजनेस चलते होंगे, उसने एक नया बिजनेस कोशिश की थी, अच्छा चला, लेकिन आगे जाके डिस्प्यूट बढ़ गया। वो तो मालिक थे, उन्होंने कहा हम तो बंद करेंगे। अब दिक्कत किसकी हो जाएगी? 29,000 परिवारों की, जिनकी रोजी रोटी इस फैक्ट्री से चलती थी। अब बंद कर दिया तो मालिक तो ताला लगा के अपने घर आ गया। अब मालिक तो अपना दूसरी फैक्ट्रियों में जा रहा है, उसकी तो मोटी कमाई आ ही रही है। ये होता ना कि हम इसकी ऐंठ निकालनी है। मजदूर बेचारा क्या करेगा? मजदूर 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना बिना तनख्वाह के उसके बच्चे भूखे मरेंगे, उसके घर का राशन खत्म होगा, उसके घर की जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी? तो ये बड़े परेशान हुए मजदूर। पूरी यूनियन थी, इकट्ठे हुए, और हमारी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी, इनसे जाके मिले और कहा कि मैडम ऐसे ऐसे परेशानी हो गई और आप खुलवाओ कुछ भी करके। भाई ठीक है, कलेश हुआ, हम बैठ के बातें कर लेंगे, खुलवा दो। लेकिन वो बिजनेस क्लास भी अड़ गए कि हम नहीं खोलेंगे।
अब सोचो, वो बस ये होता ना कि इनकी अकल मुझे ठिकाने लगानी है, उसका कुछ बिगड़ना नहीं था, वो अड़ गए कि हम नहीं खोलेंगे। फिर ये मजदूर बेचारे परेशान, कभी यहाँ जाएं कभी वहाँ। इंदिरा गांधी क्या ही कर सकती थी, उसने कहा हम ये कर सकते हैं, मुंह बोली रकम इनको दे देंगे, हम खरीद लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी ने डालमिया के खानदान को जितने रुपए उन्होंने मांगे होंगे वो दिए। अच्छे खानदान के जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना बेटा, इनके पॉलिटिकल संबंध भी अच्छे होते हैं। जैसे आज अंबानी का संबंध क्या सरकार में बढ़िया है या नहीं है ना? देखा नहीं, उसके बेटे की शादी में, हर उत्सव में वो आते हैं। ऐसा पहले भी था, हमेशा से रहा। व्यापारी हमेशा जो सबसे ताकतवर है ना पोजीशन पर, उसके साथ अच्छे संबंध रखता है, क्योंकि उसको व्यापार की नीतियां बनवानी है। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, अब इंदिरा गांधी तो फैक्ट्री में आएगी नहीं, उसने अपना एक विभाग था, एक बड़ी कंपनी, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CCI, उसने उनको बुलाया, उनके हेड को, और कहा ऐसे ऐसे एक सीमेंट की फैक्ट्री है और हमने ले ली भाई, आपको जिम्मा दिया ही हुआ है, आप संभाल लो। पता नहीं क्या रहा क्या नहीं रहा। अब ऐसा कहते हैं कि गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए थे, CCI आ भी गई थी, लेकिन फैक्ट्री में कामकाज शुरू नहीं हुआ। पहले कहा अभी खोल देंगे, 10 दिन 20 दिन, 1 महीना 2 महीना 6 महीने, बढ़ते 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 उस पर ताला ही लगा रहा। आज तक भी वो फैक्ट्री बंद ही पड़ी है। 80s में बंद हुई थी, 40-45 साल हो गए, उस फैक्ट्री में ताला नहीं हटा। तो ये कहाँ की घटना थी? हाँ, सीमेंट फैक्ट्री थी। अगला देखते हैं, झज्जर। ये पढ़ लिया हमने, रोहतक, सोनीपत भी। झज्जर, झज्जर बहुत डेवलप्ड नहीं था बेटा। 10 साल पहले की बात करें, जब जनगणना हुई तो सबसे खराब मेल फीमेल के अनुपात में, बच्चों के अनुपात में यही था। लेकिन अब झज्जर लगातार आगे बढ़ रहा है। कारण, झज्जर में मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का। और हाँ, बाड़सा सुना होगा ना सबने, झज्जर में। तो पावर का बहुत बड़ा कामकाज है, जो ये बिजली का, यहाँ पर पावर का कामकाज प्लस कैंसर इंस्टीट्यूट। और अब झज्जर को कनेक्ट करने वाले हैं दिल्ली के द्वारका से मेट्रो, क्योंकि कैंसर का सबसे बड़े जो संस्थान है, दिल्ली में इतनी जगह नहीं है कि बना पाए। दिल्ली बिल्कुल घिचपिच, इतना बुरा हाल है। आज मैं पढ़ रही थी, दिल्ली का तो पोल्यूशन लेवल भी 500 क्रॉस कर गया। यानी जो आदमी वहाँ सांस ले रहा है, उसके बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में गंदगी इतनी जा रही है कि वो अब नहीं तो 10-20 साल बाद बहुत बीमार होंगे, क्योंकि वो सांस में अंदर जाके जम रही है ना गंदगी। हम अगर देखें तो दिल्ली के पास जगह नहीं। दिल्ली से लगता क्या है? अब अगर दिल्ली से लगता देखें सोनीपत, तो सोनीपत में एजुकेशन पे काम हो रहा है, बहुत सारे काम। तो कहा भाई यहाँ मत करो। इसके बाद गुड़गांव तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, डेवलप्ड है। अगर बात करें फरीदाबाद की, ये तो है ही उद्योग नगरी, इसके पास कहाँ ज़मीन पड़ी है? तो क्या दिखाई दिया? झज्जर। ज़मीन भी है, खाली भी है, और लोग भी अभी कम हैं। इसीलिए ये जो बड़ा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, NCI, ये कहाँ बना दिया? उसकी एक ना रील बड़ी फेमस हुई थी, उसका इनॉग्रेशन करने PM को आना था। तो अब ये हरियाणा है, खेती है, पता नहीं कहाँ से एक सांड आ गया एक दिन पहले, और इतना भारी भरकम वो सांड पूरे में ऐसे घूम गया हर एक बेड पे। तो उसकी वो बनाई गई थी रील कि मोदी जी के दौरे से पहले ये भी निरीक्षण कर रहा है कि सब ठीक है कि नहीं है। फिर उसको जैसे तैसे निकाला होगा। और हरियाणा है, ज़मीन मिट्टी है, तो खेतों में से चढ़ता चढ़ता अपना कहीं वहाँ पहुँच गया। वो भी सोच रहा होगा कुछ नया बन गया। तो यही दिखाया कि पहला निरीक्षण इसने किया है, इसके बाद मोदी जी आएंगे। ये झज्जर की घटना थी। चलो नीचे पहुँचते हैं। ये क्या है? गुड़गांव। बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में इसी का योगदान है। और टोटल हम 22 में से 20 एक तरफ खड़े होते हैं और 2 एक तरफ, और दोनों पलड़े बराबर हैं। वो 2 हैं, ये और ये दोनों। देखो एरिया कितना छोटा छोटा, इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि सबसे ज्यादा बड़े टैक्स पेयर हैं ये। इन दोनों से मेन कमाई है हरियाणा की। अगर किसी कारण से ये दोनों रुपया ना देना बेटा, तो ये सड़कें, ये काम तुम्हारे हो ना पाए। 50% टोटल टैक्स का, अगर करोड़ों रुपए आते हैं तो इन दोनों का उसमें 50% का योगदान है। हम 20 एक तरफ खड़े हो और ये 2 एक तरफ, तो हम बराबरी पर हैं। तो इमेजिन करो कितनी मोटी कमाई। मोटी कमाई कहाँ होती है? जहाँ सुविधाएं हो। इसका मतलब इन दोनों में बिजली, पानी, कम्युनिकेशन, रोड, इंफ्रा बहुत डेवलप्ड होगा। सच में है भी। NCR से लगता है इलाका। दोनों की जमीनें बहुत भारी भरकम महंगी है, अफोर्डेबल नहीं है यहाँ पर। फरीदाबाद तो हमने 1947 के बाद ही डेवलप कर दिया था, क्योंकि जब हरियाणा, ये पंजाब पाकिस्तान के पंजाब से अलग हुआ था, तो पंजाब के बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी पंजाब के थे ना, वो भाग आए थे। और भाग आए तो फिर पंजाब ने कहा हमारे यहाँ जगह नहीं है, लेकिन भाई इंडियन है, हिंदू हैं, तो एंट्री देनी पड़ेगी। अंदर आए तो फिर कहा चलो तुम्हें दक्षिणी पंजाब में बसाते हैं। अब हम पंजाबी तो थे, दक्षिणी पंजाब में यहाँ खाली था,
और पहाड़ियाँ थी अरावली की। ये कहा यहाँ ज़्यादा खेती भी नहीं होती, यहाँ इनकी दुकानें खोल देते हैं। तो उन लोगों के लिए ना बेटा, जैसे कच्चे क्वार्टर मार्केट है ना, ऐसे दुकानें खोली गई कि इन दुकानों को चला लो, तुम्हें काम धंधा मिल जाएगा। फिर इंडस्ट्रीज बना दी, छोटी छोटी फैक्ट्री, कि तुम यहाँ काम कर लो, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, घर के खर्च चलेंगे। देखते 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 इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, यहाँ भारी भरकम चीज़ें। आज अगर हम देखें ट्रैक्टर, जेसीबी, मशीनी कलपुर्जे, सारी बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ बनती हैं? औद्योगिक नगरी है ये, उद्योग धंधों का शहर है। जहाँ काम वहाँ इंसान, भाई काम के उसमें पहुंचेगा। सबसे ज्यादा आबादी भी कहाँ है? 18 लाख प्लस की आबादी थी यहाँ पर। तो उद्योग धंधे प्लस इंसान, एरिया छोटा सा है, सबसे बड़ा शहर है कौन सा? हाँ, एरिया छोटा, शहर बड़ा, क्योंकि गांव कम है तो शहर बड़ा। गुड़गांव इसी की तर्ज पर बहुत आगे बढ़ा। एक्चुअली क्या हुआ, दिल्ली में था DDA आ गया था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली ने कहा मैं तो अपनी डेवलपमेंट खुद करूँगा। तो एक हमारे यहाँ पर DLF थी, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंसेस, दिल्ली की ज़मीन और पैसा, नाम रखा DLF। आज DLF जानते हो ना, पूरा गुड़गांव की एंट्री पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मतलब गगनचुंबी इमारतें सब DLF की हैं। तो DLF को जब दिल्ली से निकलना पड़ा तो DLF ने इसको चैलेंज लिया और कहा दिल्ली से बढ़िया शहर ना बना दूं तो मेरा भी नाम नहीं। आज DDA को कोई नहीं जानता, लेकिन DLF वर्ल्ड में फेमस है। उसकी वर्थ अगर तुम देखोगे बिलियंस में है। तो DLF ने चैलेंज मान के, और सोचो दिल्ली में तो जगह नहीं मिली, किसको डेवलप कर दिया? पहले ये गुरुग्राम था, अभी भी गुरुग्राम है, बीच में गुड़गांव बना था। गुरुग्राम सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, इससे भी ज्यादा, क्योंकि जब ये डेवलप हुआ था ना बेटा, तब हमने यहाँ पे फैक्ट्रियों पे ज्यादा काम किया, तो वर्कर भी बहुत सारे होंगे। लेकिन जब ये डेवलप किया ना तो IT पे काम किया। IT मतलब पढ़ा लिखा। तो पढ़ाई लिखाई का संबंध कहाँ पर है? सबसे पढ़ा लिखा जिला भी कौन सा है? गुड़गांव। पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे पैसे बराबर हो सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे की चीजें अलग होंगी। साइबर सिटी तुम कभी घूमने जाओगे, लगता है विदेश में आ गए। यहाँ लोगों का स्तर जो है और जो पैसा खर्च करने की आदत है, वो इंटरनेशनल लेवल के लोगों को देख देख के वैसी ही बन गई है। तो खूब खर्च करते हैं, खूब कमाते हैं इस बेल्ट के लोग। अब ये जो बच गए ना 4 बेटा, आज टाइम नहीं है क्योंकि 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कल पढ़ाऊंगी इसको। इतनी बातें समझ में आ गई? किताबें ले ली सबने? हाँ, अब कल से फिर अपना इन चारों को करके, और कल से टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा। चलो, शाम की क्लास लेते हो ना?